हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। और मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं, है ना। तो उसको लेने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये जो बुक्स अवेलेबल है ना, ये डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटेगराइज्ड है, लाइक आपका सैम्पल पेपर बुक्स हो गए, एमसीक्यू बुक्स हो गए, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज में आपको बुक्स मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलें, तो आज की वीडियो में हम क्या शुरू करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम आपकी क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन को हमने डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट किया है ना। तो आज की वीडियो में हम टोटल 6 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, 1 to 6, है ना। तो अभी आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएगा उसका लेवल भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलें शुरू करें अभी। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है यहां पर, मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस, है ना। एयर से वाटर सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ पहला रिफ्लेक्टेड एंड बी रिफ्रैक्टेड लाइट, जिसमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 गिवन है, ठीक है। सुनो, अपन को बेसिकली क्या निकालना है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और स्पीड निकालनी है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट का। और वहीं पर जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उसका भी निकालना है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, ठीक है। तो पहले ये बताओ, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड तो सेम होगी ना एज इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ना, उसके बस इंटेंसिटी में हल्का सा वेरिएशन आता है कि नहीं, नहीं तो उसका फ्रीक्वेंसी, उसका वेवलेंथ, उसका स्पीड सेम रहता है एज इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो यहां पर मैं कहूंगा आपसे, यहां पर मैं कहूंगा ए वाले पार्ट में, ठीक है, सिंस wavelength frequency and speed of reflected light are same as incident light, ठीक है। तो यहां पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका वेवलेंथ वही होगा जो इंसिडेंट लाइट का था, और इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ कितना है, 589 नैनोमीटर। मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट का भी जो वेवलेंथ होगा वो भी सेम होगा, 589 नैनोमीटर, ठीक है। और जो आपका स्पीड होगा रिफ्लेक्टेड लाइट का वो सेम होगा एज इंसिडेंट लाइट, और क्योंकि इंसिडेंट लाइट एयर में है, ठीक है, तो उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी भी स्पीड कितनी होगी, सेम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। नाउ इसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो एक फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, है ना, c बाय लैम्डा, मतलब वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ होता है आपका। तो यहां पर आप देखें, मैं डिवाइड करूंगा 3 × 10⁸, और यहां पर जो वेवलेंथ होगा वो है 589 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁻9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 3/589, ठीक है। क्या ये कैंसिल होगा आपका, तो 2819 नहीं, तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर आपका 3 डिवाइडेड बाय 589, 0.005, ठीक है।
यह आएगा 0.005 इंटू 10 की पावर 9 और 8 कितना 17। तो इसको आप लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10 की पावर, यहां पर आप पॉइंट को लेके आ गए हैं 3 डिजिट आगे, तो 3 कम हो जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका 14, इतना हर्ट्ज होगा। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना। और यही फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की भी होगी, लेकिन इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं था तो निकाल लिया अपन। क्लियर है कहानी? ठीक है। अब अपन को बात करनी है जो आपका रिफ्रैक्टेड लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड क्या होगा, है कि नहीं? ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी को लेके, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता रिफ्रैक्शन में। मतलब रिफ्रैक्टेड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होगा ना वो सेम होगा एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है। तो यहां पर अगर हम बी पार्ट की बात करें तो यहां देखो, अगर हम बी पार्ट की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ refracted light is same as frequency of incident light, ठीक है। That is जो हमने निकाला अभी 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, ये कहानी क्लियर है आपको, है ना। नाउ अब हम बात करेंगे कि उस रिफ्रैक्टेड लाइट की स्पीड कितनी होगी। तो उसकी स्पीड जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो सुनना ध्यान से, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब वाटर। यही निकालनी है अपन को। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होगा? 1.33। तो 1.33 जो है ना एक्चुअली में 4/3 है, ठीक है। तो 4/3 को ही हम बोलते हैं 1.33। तो इसको हम 4/3 बोल देते हैं, इजी रहेगा कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। एयर में होती है स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन VW। तो यहां पर VW ऊपर करो, तो VW कितना हो जाएगा आपका? सिंपल 9/4 इंटू 10 की पावर 8, मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टेड लाइट की जो स्पीड है ना वो कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। क्लियर है ना। अब हम अगर बात करें रिफ्रैक्टेड लाइट के वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ में भी चेंज आता है ना। तो वो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी कहानी है। रिफ्रैक्टेड लाइट का फ्रीक्वेंसी मालूम है, रिफ्रैक्टेड लाइट का स्पीड मालूम है, तो रिलेशन का इस्तेमाल करके वेवलेंथ निकाल लेंगे अपन, है कि नहीं। कैसे? देखो, ये देखो, चलें ध्यान देना। ये देखो, मुझे निकालनी है वेवलेंथ। तो अभी बताओ, हमने देखा ना फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। तो यहां से वेवलेंथ इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। और वेलोसिटी अभी निकाली मैंने 2.25 10 की पावर 8, और फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली मैंने? 5 इंटू 10 की पावर 14 था ना वो, ठीक है। चलो अब बताओ, देख के यहां पर ये कैंसिल आउट, तो ये कितना आएगा भाई? 0.45, है कि नहीं? 0.45, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.45 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 14 माइनस 6 होगा। तो अगर मैं इसको ऐसा करूं 4.5, ठीक है, या ऐसा कर लेते हैं, बेटर रहेगा, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं इसको। तो ये 4.5 मुझे 10 की पावर माइनस 9 करवाना है, तो 450 इंटू 10 की पावर माइनस 9 लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 450 नैनोमीटर, है ना। ये हो जाएगा वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है, तो आपने देखा ना, एयर में था स्पीड कितना, 3 × 10⁸। जैसे ही वाटर में आया स्पीड कितना हो गया, 2.25 10⁸, मतलब स्पीड कम हो गई। वहीं एयर में वेवलेंथ थी 589 नैनोमीटर, ठीक है, जैसे ही वाटर में आए वेवलेंथ कितनी हो गई, 450 नैनोमीटर, ये भी कम हो गई, है कि नहीं। तो वेलोसिटी और वेवलेंथ जो होते हैं ना, वह प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब वहां पर क्या होता है कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो वेवलेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है कि नहीं। क्लियर है। चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा पहले सवाल का जवाब। तो एक काम करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो भाई, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो, देखो ध्यान से। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, मतलब अपन को इन तीनों केसेस में वेव फ्रंट का शेप बताना है, वेव फ्रंट का शेप बताना है। ठीक है, तो पहला क्या है, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो सिंपल सी बात यह है, आप देखो, अगर हम ए की बात करें तो अगर आपका सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट साइज है, यह सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहां पर वेव फ्रंट कैसा होता है, आपने पढ़ा होगा, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है ना, क्योंकि सोर्स से चारों तरफ एक साथ डिस्टरबेंस इन पॉइंट्स पर पहुंच सकती है ना। तो ये जो सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, इन सारे पॉइंट्स पर लाइट एक साथ पहुंचेगी, मतलब यहां के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, तो उनको ज्वाइन करने वाला जो सरफेस होगा उसी को कहते हैं वेव फ्रंट, और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। तो ऐसे हर इंस्टेंट पर आपको वेव फ्रंट स्फेरिकल ही मिलेगा, है ना। तो आपका जो पॉइंट सोर्स है, ठीक है, उसके लिए वेव फ्रंट स्फेरिकल होता है। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर हम सेकंड की बात करें तो लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। तो अगर हम पॉइंट सोर्स को फोकस पे रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, तो जो लाइट इमर्ज होगी लेंस से, उसके लिए वेव फ्रंट कैसा होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप सोर्स को, ये देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, मान लो ये उसका फोकस है, यहां पर आपने सोर्स को रख दिया, तो ऑब्वियस ही बात है जब लाइट यहां से निकलेगी, जब लाइट यहां से निकलेगी, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। मतलब यहां पर जो इमर्जिंग लाइट है वो पैरेलल है, और अगर इमर्जिंग लाइट पैरेलल होती है तो वेव फ्रंट आप जानते हैं क्या होता है, आपका प्लेनर वेव फ्रंट होता है, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, कैसा होगा वेव फ्रंट आपका, प्लेन वेव फ्रंट, है ना, लाइक दिस। ये देखो, ये किसी इंस्टेंट का वेव फ्रंट है कि नहीं, ये किसी इंस्टेंट का वेव फ्रंट है। तो ऐसे आपको प्लेन वेव फ्रंट मिलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो इसमें कैसा शेप होगा आपका, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, है कि नहीं, क्लियर है। चलो, तो ये हो गया आपका बी पार्ट। नाउ अब अगर हम बात करें सी की बात करें, द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। अब ये बताओ, द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार, अब जो स्टार है वो तो बहुत दूर है, तो वहां से जो भी लाइट आएगी हम यही मानेंगे ना कि वो आपस में पैरेलल हैं। तो यहां पर भी जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो पैरेलल ही मानेंगे, क्योंकि आपका सोर्स बहुत दूर है कि नहीं। तो अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं तो वहां पर आपका जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेनर ही होगा ना। तो यहां पर भी आपका जो वेव फ्रंट का शेप होगा
वो प्लेन ही होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा इसका भी, है कि नहीं? ठीक है, ये कहानी है ना? तो ये सिंपल आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ध्यान देना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? तो ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी वो निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अगर हम ए पार्ट की बात करते हैं तो यहां देखो ध्यान से, ए पार्ट की बात करें, चलो अब देखो, अपन को निकालनी है लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी होगी। तो सिंपल कहानी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब सी से शो करते हैं उसको हम लोग, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो सिंपल कहानी है, ये कितना होता है, इसका रिफ्रैक्टिव कितना गिवन है, 1.5। चलो ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, ये 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये वीजी निकालना है मुझे। अच्छा एक बात बताओ, इसको 3/2 लिख सकते हैं क्या 1.5 को, है ना? 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन वीजी, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, वीजी ऊपर किया, तो लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी आ गई, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना? इजी सवाल है ये। ओके, नाउ अब देखो ध्यान से, यहां पर बात करते हैं बी के लिए। देखो, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट? मतलब किसी ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है, क्या वो कलर ऑफ लाइट पे इंडिपेंडेंट होती है? मतलब क्या स्पीड ऑफ लाइट किसी ग्लास में आपके कलर पे डिपेंड नहीं करती है? नहीं, ऐसा नहीं है, कलर पे डिपेंड करती है। ठीक है, हर कलर के लिए लाइट की स्पीड अलग अलग होती है ग्लास में, है ना? इंडिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है, तो कैसे डिपेंड करती है वो अपन बात करते हैं। चलो आगे सवाल कुछ और भी है। इफ नॉट, अगर डिपेंड नहीं, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है मतलब डिपेंड कर रही है अगर, विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वॉलेट ट्रैवल स्लोअर इन ग्लास प्रिज्म? तो आप बताओ कि अगर वो चीज नहीं है तो बताओ कि रेड और वॉलेट में कौन सा कलर का लाइट स्लोअर ट्रैवल करेगा ग्लास प्रिज्म में। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखना पहले। बी का मैं यहां पर आंसर दे रहा हूं, देखो ध्यान से। मैंने ये कहा आपसे, जो यहां पर स्टेटमेंट है ना कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट, ये सही नहीं है। ठीक है, नो, स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान देना, हम यहां पर ऐसा बोलेंगे, सीधे ऐसा बोलता हूं मैं, स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। मतलब मैंने ये बोला कि स्पीड ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट नहीं होती है, मतलब डिपेंडेंट होती है कि नहीं? ठीक है, तो हम बोलेंगे दैट इज स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर देखो कैसे डिपेंड करती है कलर पे। ठीक है, देखो ध्यान से। क्या होता है, आपको यह मालूम होगा ना कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी करेगा तो स्पीड भी वैरी करता है ना? तो एक कॉचीज फॉर्मूला होता है। क्या होता है कॉचीज फॉर्मूला? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा की पावर 4, है ना? लैम्डा की पावर 4
एंड सो ऑन। ये कॉचीज फॉर्मूला होता है, ठीक है, कॉचीज फॉर्मूला होता है। तो यहां से आपको साफ दिख रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है कि नहीं? तो अब जरा बताओ, यहां पर हम ये बोलेंगे कि जो आपका रेड है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है ना, किससे? वॉलेट से, ये तो पता होगा। देयरफॉर अब यहां से देखो कि अगर वेवलेंथ रेड का ज्यादा है तो उसके लिए जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ना। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वेवलेंथ पे इनवर्सली है। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉलेट कलर। बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि रेड कलर के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वॉलेट के लिए ज्यादा होगा, है कि नहीं? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो स्पीड है लाइट की वो इनवर्सली होती है, ठीक है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, तो आप बताओ रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो रेड की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? मतलब सॉरी, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, दिख रहा है ना आपको? तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मतलब रेड के लिए जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मोर देन स्पीड ऑफ वॉलेट लाइट, है कि नहीं? यहां पर मैं फिर से कहता हूं आपको, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ इनवर्सली है, ठीक है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा, ठीक है, वॉलेट से, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी? कम होगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के इनवर्सली है, तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्स में है, ठीक है। तो यहां पर स्पीड जो होगी रेड की वो क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप बताओ, उसने बोला ना कि रेड और वॉलेट में से कौन स्लोअर ट्रैवल करेगा? साफ दिख रहा है कि वॉलेट स्लोअर ट्रैवल करेगा। तो हम बोलेंगे यहां पर, ठीक है, यहां देखो, यहां बोल रहा हूं मैं देयरफॉर वॉलेट कलर ट्रैवल स्लोअर, ठीक है, ये कहानी है ना। चलो, तो ये आप लोग जरा कॉपी करें, है ना, स्क्रीनशॉट ले, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेके, ठीक है। चलें भाई, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर, ठीक है। मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC में दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.28 मिलीमीटर है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका? स्मॉल डी होता है, स्मॉल डी, है ना। तो यहां पर दोनों स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है वो 0.28 मिलीमीटर है, ठीक है। या इसको हम कन्वर्ट कर लें तो 0.28 इंटू 10 की पावर -3 मीटर है, ठीक है। लिखते हुए चलते हैं, इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे। जो स्लिट से स्क्रीन की दूरी है ना, जिसको कैपिटल डी बोलते हैं, वो है 1.4 मीटर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। मतलब सेंट्रल से फोर्थ ब्राइट का जो डिस्टेंस है वो है आपका कितना? 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलो, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर क्या होता है, अगर हम बात करें, ये सेंट्रल मान लो, यहां पर ये चौथी ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है।
ये डिस्टेंस कितना गिवन है अपन को 1.2 सेंटीमीटर है कि नहीं? ठीक है, चलो तो अब देखो ध्यान से यहां पर चौथी ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस गिवन है, तो हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? तो जनरल एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू n लैम्डा d बाय स्मॉल d। ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। ये अपना जो 1.2 है ना, ये हमारा y है, ऐसा मानेंगे, ठीक है। तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, मतलब सेंटर से, ठीक है, जो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशंस होती हैं उसका जनरल फॉर्म होता है n लैम्डा d बाय d, ठीक है। अब यहां पर ये चौथी ब्राइट फ्रिंज है, तो n की वैल्यू कितनी रख दोगे? 4 रख दोगे। अगर आपको तीसरे ब्राइट फ्रिंज का चाहिए पोजीशन तो 3 रख दो यहां पर, है कि नहीं? तो यहां पर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है, तो यहां पर सिंस y इज इक्वल टू 4 लैम्डा d बाई डी होगा ये, ठीक है। ये तो मैंने फॉर्मूला दे दिया आपको। अब बताओ y की वैल्यू कितनी है? 1.2 सेंटीमीटर, तो 1.2 इंटू 10 की पावर -2 होगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अपन को वेवलेंथ निकालना है, d की वैल्यू 1.4 है, ठीक है। चलो, और स्मॉल d की वैल्यू कितनी है? 0.28 इंटू 10 की पावर वॉट -3। क्लियर? अब देखो यहां पर वेवलेंथ निकालनी है अपन को, तो ये तो पहले डेसिमल हटा दो, है ना, ठीक है। अब बताओ कितना हो जाएगा आपके पास? ये डेसिमल हटाया तो 10 की पावर 2 हो जाएगा ना यहां पर, या एक काम करते हैं बाद में हटा देते हैं इसको, अभी स्पेस नहीं है यहां पर, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, ये आपका कितना हो जाएगा? 112 इंटू 10 की पावर -2, ये भी आएगा इंटू में 10 की पावर -3, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो यहां पर 4 इंटू 14 लैम्डा अपॉन 0.28, ठीक है, 0.28। चलो अब देखो ध्यान से यहां पर, और कैंसिल करोगे तो 4 आपका 3, ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू 14 लैम्डा। इसका डेसिमल हटाओ तो यहां पर 100 अपॉन 28, ये कैंसिल 2, तो 2 3 6, 10 की पावर -5 और ये 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -7, ठीक है। ये हो जाएगा इतना वेवलेंथ। क्लियर? ठीक है, चलो तो अब हम बोल सकते हैं यहां पर इतना मीटर या नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसको 600 इंटू 10 की पावर -9 बोल सकते हो। तो इसको आप बोल सकते हो आंसर में, यहां देखो, वेवलेंथ इक्वल टू 600 नैनोमीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आपको यहां पर जनरल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि सेंटर से अगर ब्राइट फ्रिंजेस का पोजीशन निकालना है, ठीक है, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है n लैम्डा d बाई डी। क्लियर है? तो फोर्थ के लिए n की वैल्यू कितनी? 4 पुट किया, सारी चीजें गिवन थी, अननोन लैम्डा निकाल लिया, ठीक है। चलो तो अब जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कहानी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन YDSC यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज k यूनिट्स। मतलब अगर दो लाइट वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा है, तो उस समय नेट इंटेंसिटी कितनी है? k है, ठीक। चलो, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 3, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि YDSC यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। मतलब अगर दो लाइट वेव के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है,
तो नेट इंटेंसिटी कितनी है? K है। तो अगर पार्ट डिफरेंस λ/3 हो तो नेट इंटेंसिटी कितनी होगी ये निकालनी है अपन को। ठीक है, आओ तो पहले एक काम करते हैं, जो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना वो लिखता हूं मैं। नेट इंटेंसिटी क्या होता है भाई? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस फाइ। अब ये बताओ, हमारे पास तो पार्ट डिफरेंस है लेकिन नेट इंटेंसिटी के फॉर्मूले में फेज डिफरेंस होता है। तो पहले आपको ये जो आपका पार्ट डिफरेंस है उसके करस्पॉन्डिंग में फेज डिफरेंस कितना होगा पहले वो निकालना होगा। तो आप बताओ, रिलेशन होता है पार्ट डिफरेंस इक्वल टू λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्डा। तो यहां पर λ/2 पाई, ये फाइ। तो आप बताओ ये कैंसिल आउट, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? 2 पाई हो गया, है कि नहीं? तो यहां रख दोगे आप 2 पाई। अच्छा, तो जब आपका पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई है, और उस केस में नेट इंटेंसिटी कितनी है? K है। तो आप देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, तो यहां पर हम बोलेंगे देयरफॉर K इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस 2 पाई। और cos 2 पाई का मतलब cos 360 वो होता है 1। तो ये बताओ K इज इक्वल टू कितना हो गया? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 होगा ऐसा? ठीक है, इसको संभाल के रखो, यूज करेंगे अपन इसका, है ना? चलो आओ, अब देखो ध्यान से यहां पर। ठीक है, यहां पर जब पाथ डिफरेंस λ/3 है तो उस केस में आपका नेट इंटेंसिटी कितना होगा वो निकालना है। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट? तो ये देखो ध्यान सुनो, यहां पर इफ पाथ डिफरेंस इज λ/3 तो आपका फेज डिफरेंस कितना होगा वो निकालें क्या? तो आप बताओ, पाथ डिफरेंस λ/3 इक्वल टू λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस होता है, ये कैंसिल 2 पाई/3 आपका हो जाएगा फेज डिफरेंस। ठीक है, अब जो नेट इंटेंसिटी होगी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस 2 पाई/3, cos 2 पाई/3। अब ये cos 2 पाई/3 कितना होता है? तो पाई/3 कितना हो गया आपका? 60 डिग्री इंटू 2 120 डिग्री। ठीक है, तो 120। तो cos 120 कितना होगा? तो ये होता है cos 120 कितना? -1/2, है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2। तो नेट इंटेंसिटी होगी I1 प्लस I2, ये आपका कितना? 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 इंटू -1/2, है कि नहीं? ठीक है, तो अब बताओ यहां पर आपका ये 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस रूट ऑफ I1 I2 होगा ये। ठीक है, चलो अब देखो, मुझे I की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ K निकालना है कि नहीं? अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी देखो ध्यान से, मैं यहां पर इनको मतलब K के टर्म्स में अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो मुझे यहां पर सॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो एक काम करेंगे, एक एजम्पशन करेंगे हम लोग कि जो दोनों वेव निकल रही हैं, ठीक है, दोनों स्लिट से, उनकी इंटेंसिटी हम सेम मान लेते हैं। तो I1 और I2 को हम क्या मान लेते हैं? सेम मान लेते हैं, है कि नहीं? फिर हम काम करेंगे, आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो, ये 1 है आपका, और ये जो निकाला है मैंने इसको आप 2 मान लो। ठीक है, अब आओ जरा ध्यान से देखना आप लोग। लेट I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 मान लेता हूं मैं, मान लो, है कि नहीं? ठीक है, तो अब बताओ देख के यहां पर, तो फ्रॉम 1 जो K है हमारा, K
वो था आपका I1 मतलब I0 प्लस I2 मतलब अगेन I0 प्लस 2 रूट I0 इंटू I0। तो ये कितना हो जाएगा I0 प्लस ये आपका 2I0 और ये आपका अगेन 2I0 मतलब आपका 4I0। तो K आपका हो जाएगा 4I0। ठीक है, फ्रॉम टू आप बताओ फ्रॉम टू में क्या था, नेट इंटेंसिटी इक्वल टू I1 मतलब I0 प्लस I0 प्लस माइनस रूट कितना था आपका, माइनस रूट I1 I2 मतलब I0 इंटू I0। अब बताओ देख करके, यहां से निकलेगा I0 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या आएगा I0। तो आप बताओ यहां से I0 की वैल्यू कितनी होगी, K/4। तो ये हो जाएगा K/4, इसको दे दो थर्ड और यहां लिख दो फ्रॉम थर्ड। ठीक है, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, पहले के मुकाबले 1/4 हो जाएगी, K/4 यूनिट्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बस मैंने ये कहा आपसे कि जब आपका पार्ट डिफरेंस गिवन है लैम्डा, तो उसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकाल लिया और फिर जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है उसमें डाल दिया मैंने, फिर मैंने उसको इक्वेशन 1 दे दिया। फिर जब पार्ट डिफरेंस λ/3 होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना होगा फेज डिफरेंस, तो 2π/3। तो फिर वहां से मैंने फिर से इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया और आई की वैल्यू निकाल ली मैंने, है कि नहीं। फिर देखा मैंने कि मुझे आई की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ के। ठीक है, तो वहां पर अपन को I1 I2 को रख के सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या मान लिया कि दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम है। ठीक है, उससे काम बहुत आसान हो गया। ठीक है, चलो तो आप लोग एक काम करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब देखते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वो क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर। ठीक है, मतलब एक बीम ऑफ लाइट है, उसमें दो वेवलेंथ की लाइट है ना, एक का है 650 नैनोमीटर और एक का है 520 नैनोमीटर, इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पहला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन, एंड दूसरा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। मतलब 650 नैनोमीटर के लिए आपको तीसरे ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन बताना है, कहां से, सेंट्रल से। ठीक है, फिर बोलता है चलो पहले एक काम करते हैं, ए पार्ट का पहले आंसर निकालते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, ये देखो ए पार्ट की बात करते हैं, तो अपन को क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, ये होता है n लैम्डा d/d। ठीक है, तो आप ये बताओ जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज होगा, फॉर थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, आपका y कितना हो जाएगा, सिंपल 3 इंटू लैम्डा d/d, और यहां पर वेवलेंथ कितना बोला उसने, 650 नैनोमीटर, तो 3 इंटू 650 इंटू 10 की पावर -9 d/d। अब क्योंकि इनकी वैल्यू गिवन नहीं है तो हम इन्हीं के टर्म्स में आंसर छोड़ेंगे, तो यहां पर आपका हो जाएगा 3 इंटू 0, ये 5 1 18 और 19 1950। ठीक है, d/d इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, इतना होगा आपका क्या, डिस्टेंस। क्लियर है ना, तीसरे ब्राइट फ्रिंज का फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। तो अब क्योंकि कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू गिवन नहीं है तो उन्हीं के टर्म्स में अपन को आंसर देना होगा। क्लियर है,
चलो अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर जो आपका बी पार्ट है उसकी बात करते हैं। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। मतलब वो ये बोल रहा है आपको वो मिनिमम डिस्टेंस बताना है सेंट्रल से जहां पर दोनों वेवलेंथ के कारण जो ब्राइट फ्रिंज है वो कोइंसाइड करे। ठीक है, तो सुनना ध्यान से, यहां पर थोड़ा सा अपन इसको अलग से लेके बात करते हैं। इधर देखो, बी पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये है आपका मान लो सेंटर ऑफ स्क्रीन। ठीक है, अब आप देखो अगर हम पहले वेवलेंथ की बात करें तो पहला वेवलेंथ कौन सा है अपना 650, दूसरा कितना है 520। ठीक है, अब बताओ अगर हम बात करें डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम का जनरल फॉर्म क्या होता है, n लैम्डा d बाय d, ये फॉर्मूला होता है। अब आप ये सोच के बताओ जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस पे ब्राइट बनेगा ना। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर हम बात करें दो अलग अलग वेवलेंथ का जो पहला ब्राइट फ्रिंज होगा, है कि नहीं, तो आप बताओ n की वैल्यू दोनों के लिए 1 रहेगी, लेकिन जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका y भी ज्यादा होगा ना, है कि नहीं। मतलब पहला वाला जो ब्राइट है वो बिगर वेवलेंथ के लिए ज्यादा ऊपर होगा, स्मॉलर वेवलेंथ के लिए कम ऊपर होगा, क्योंकि साफ दिख रहा है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लैम्डा, है ना। ठीक है, अब उसने ये बोला कि आपको वो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है जहां पर दोनों वेवलेंथ की वजह से ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, अपन पहले वेवलेंथ के लिए हम डिफरेंट ब्राइट फ्रिंजेस का पोजीशन निकालते हैं। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, फॉर लैम्डा इक्वल टू व्हाट 650 नैनोमीटर। ठीक है, अभी ध्यान देना, तो पहला ब्राइट फ्रिंज जो होगा इसका, ठीक है, इस वेवलेंथ के लिए, तो यहां पर रखोगे 1, तो ये हो जाएगा 650 डी बाय डी नैनोमीटर। ठीक है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया तो नैनोमीटर में आंसर आएगा। ठीक है, इसी के लिए मतलब इसी वेवलेंथ के लिए दूसरा ब्राइट, तो यहां 2 रखोगे, 2 इंटू 650 डी बाय डी, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर 2 इंटू करोगे इसमें तो यहीं से कर लेते हैं, चलो ठीक है। y2 इक्वल टू देखो कितना आएगा, ये 1300 डी बाई डी। क्लियर है, ठीक है, ये दूसरा ब्राइट है, ये पहला ब्राइट है इसका। ठीक है, y3 देखो, y3 तो यहां पर 3 इंटू लैम्डा करोगे तो 3 इंटू 650, तो कितना हो जाएगा ये 1950। ठीक है, आपका d बाय डी। फिर हम बात करें y4 की बात करें, तो आप बताओ y4 में देखो, आप 4 का इंटू करो उसमें, तो 4 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1300 का डबल 2600 डी बाई डी, है कि नहीं। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, ये आपका फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है ना। अब एक काम करते हैं, y5 पे निकाल लेते हैं, तो एक काम करो 5 का इंटू करना होगा इसमें, यहां रखोगे ना 5 इंटू लैम्डा, तो 5 0 सा 0, 5 25 5 2, और ये 5 6 30 32, 3250 डी बाई डी। चलो बस 5 निकाल लिया मैंने। अब हम निकालते हैं किसके लिए, दूसरे वेवलेंथ के लिए। तो ये देखो ध्यान से, फॉर लैम्डा इक्वल टू व्हाट 520 सॉरी 520 नैनोमीटर। तो आप देखो इसका मान लेते हैं y1 डैश, है ना, अलग दिखाने के लिए बस आपको। तो पहला ब्राइट मतलब यहां पर 1 रखोगे, लैम्डा डी बाई डी मतलब 520 डी बाई डी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दूसरा ब्राइट जो है y2 डैश, इसका डबल 2 इंटू करोगे तो यह आएगा 1040 डी बाई डी, है कि नहीं। तीसरा ब्राइट
y3 डैश, इसका ट्रिपल करोगे, इसका ट्रिपल करोगे तो ट्रिपल कितना होगा 1560 डी बाई डी। ठीक है, अब देखो यहां पर y4 डैश, चौथा, इसका 4 गुना करो तो 4 गुना करेंगे तो 2080 डी बाई डी। ठीक है, और अगर मैं पांचवा अब राइट करता हूं तो यहां पर इसका 5 गुना 25 और ये 26। ओके, अब यहां पर आपको कुछ क्लिक कर गया होगा, मतलब इस वेवलेंथ के लिए जो पांचवा ब्राइट फ्रिंज है वही पोजीशन आपका इस वेवलेंथ के लिए चौथा ब्राइट फ्रिंज है। हां या ना? मैंने क्या बोला आपसे यहां पर कि इस वाले वेवलेंथ के लिए 650 के लिए जो चौथे ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन है वही पोजीशन आपके दूसरे वेवलेंथ के लिए पांचवा ब्राइट फ्रिंज है। हाँ है ना? मतलब पहले वेवलेंथ का चौथा और दूसरे का पांचवा कोइंसाइड कर रहा है फ्रिंज, है कि नहीं? मतलब वो जो आपका जहां पर कोइंसाइड हो रहा है उसकी दूरी निकालनी है सेंट्रल से। तो ये देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं बात करूं पहले वेवलेंथ के लिए तो पहला ब्राइट कहां पर मिल रहा है 650 पे, 650 मान लो ऐसा है आपका। ठीक है, 650 पे। दूसरा कहां पर है 1300, इसका डबल 1300 पे। ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है। ठीक है, फिर y3 कहां है? ये रहा हमारा y3, फिर हमारा y4। अब अगर हम बात करें, ठीक है, दूसरे वेवलेंथ के लिए तो y1 डैश कितना है आपका 520, मतलब कम होगा ना। इसको अलग कलर शो करता हूं मैं, ये रहा आपका 520 के लिए, मतलब y1 डैश। ठीक है, फिर उसकी बात करूं बात में कि y2 डैश 1040, तो यहां पर होगा आपका y2 डैश। ठीक है, y3 डैश 1560 मतलब यहां पर y3 डैश। ठीक है, फिर आपका y4 डैश 2080, ये आपका y4 डैश, और फिर जो पांचवा है वो यहीं पर मैच कर गया y5 डैश, है कि नहीं? तो ये देख सकते हैं, मतलब पहले वेवलेंथ का चौथा और दूसरे वेवलेंथ का पांचवा कोइंसाइड कर रहा है, तो हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये मिनिमम डिस्टेंस होगा आपका, है कि नहीं? ये कैलकुलेट करना है अपन को, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो मान लो ये हमारा y है, ये कैलकुलेट करना है मुझे। इज इट क्लियर? ठीक है, अब तुम बोलोगे क्या सर हमको इतना बड़ा करके काम करना पड़ेगा? नहीं, आप सिंपल सी बात ध्यान रखो। ठीक है, ये बताओ जो आपका पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज है वो लैम्डा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब पूरा लैम्डा पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो दोनों वेवलेंथ है कि नहीं, आप देखो दोनों वेवलेंथ का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम बोलते हैं, है कि नहीं, वो कितना है? तो एक काम करो, 650 और 520 का जरा एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 650 एंड 520, वो जब निकालोगे ना वो 2600 आएगा, है कि नहीं? तो अब देखो ध्यान से, इसका और इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आया? 2600। मतलब ये जो 2600 है वो इसका भी मल्टीपल है, इसका ही मल्टीपल है। तो अब देखो, इस 2600 को इससे डिवाइड करो, कितना आएगा आपका? 4 आएगा, है कि नहीं? मतलब इसको डिवाइड किया आपने, इससे कितना आया? 4, और इसको डिवाइड किया इससे, कितना आएगा? 5। मतलब आपका इसका चौथा फ्रिंज और इसका पांचवा फ्रिंज कोइंसाइड करेगा, है कि नहीं? तो यहां पर आप देखो 2600 डिवाइडेड बाय 650, ये आपका 4। 2600 डिवाइडेड बाय 520, ये आपका 5। मतलब पहले वाले का चौथा फ्रिंज और दूसरे वाले का पांचवा फ्रिंज कोइंसाइड करेगा। इज इट क्लियर? तो हम बोलेंगे देयरफॉर
फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ व्हाट, लैम्डा इक्वल टू 650 नैनोमीटर, एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फॉर लैम्डा इक्वल टू 520 नैनोमीटर कोइंसाइड। ठीक है, आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है, तो अब मुझे वो डिस्टेंस निकालना है जहां पर कोइंसाइडिंग हुई है, उसकी दूरी सेंट्रल से कितनी होगी। तो सिंपल कहानी है, या तो पहले वेवलेंथ के लिए चौथे ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन निकाल लो, या फिर दूसरे वेवलेंथ के लिए पांचवें ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन निकालो, आपके ऊपर है ना। अच्छा, एक और बात, ऐसा नहीं है कि आगे चल के और कोई ऐसा फ्रिंज नहीं होगा जहां पर कोइंसाइड नहीं होगी, लेकिन अपन को मिनिमम डिस्टेंस निकालना है ना, लीस्ट डिस्टेंस। तो पहली बार कहां पर कोइंसाइड होगी उसकी दूरी निकालनी है कि नहीं? क्लियर है ना। अगला जो कोइंसाइड होगा ना वो कहां पर होगा, 2600 के मल्टीपल पर, मतलब 5200 पर। ठीक है, मतलब 5200 को डिवाइड करोगे 650 से और 5200 के को डिवाइड करोगे 520 से, तो वो जो फ्रिंजेस होंगी ना वो कॉमन पॉइंट पे आएंगी। अब क्योंकि उसने क्या बोला है, लीस्ट डिस्टेंस, मतलब पहली बार जहां कोइंसाइड हुआ है उसका डिस्टेंस। तो अब हम बोलेंगे जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालोगे, देखो, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ कोइंसाइडिंग पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम कितना होगा आपका ये? सिंपल, या तो हम यूज करें अगर पहला वेवलेंथ तो हम बोलेंगे चौथे का पोजीशन, मतलब 4 इंटू लैम्डा कौन सा वाला, 650 वाला, इंटू 10 की पावर -9 डी बाई डी, या फिर 5 इंटू 520 इंटू डी बाई डी करें तो भी आंसर आएगा। तो यहीं से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कितना आएगा आपका 2600 10 की पावर -9 डी बाय डी, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो इसका जरा आप लोग एक काम करें, ऐसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो भाई, तो यहां पर अपना ये जो पार्ट है, पार्ट 1, ये ओवर होता है एनसीईआरटी का, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सेकंड पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने 1-2 टॉपिक पढ़ लिया तो कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो, पेमेंट करना पड़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सारा कंटेंट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है ना। तो बस अंत में यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों का शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।